subscribe and press the bell icon. Search Science Class. हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर क्लास 9 के फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का थर्ड पार्ट। ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 9 का थर्ड पार्ट आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स का डेरिवेशन, फोर्स के फॉर्मूले का डेरिवेशन मैं आपको करा चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उनके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिर हम जनरली इस क्लास को फिनिश करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पूरा दिमाग में फिट हो जाए, बैठ जाए, ताकि आप कभी भूल ना हो। ठीक है, बिल्कुल मेन कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम लोग। थर्ड लॉ को बहुत अच्छे से समझेंगे स्टार्टिंग से बिल्कुल कि क्या होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, किस चीज़ पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ते क्या। पहले मैं बताया था न्यूटन ने क्या कहा था थर्ड लॉ में। न्यूटन ने थर्ड लॉ में ये कहा था कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे उतने ही इक्वल फोर्स लगाता है, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस वॉल पे ऐसी फोर्स लगाता हूं तो वॉल भी हम पे क्या करता है, एक फोर्स लगाता है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। ठीक है, ये कहा था न्यूटन ने। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसी को हम लोग लिखेंगे, लेकिन इसके कुछ एप्लीकेशंस है, उसके बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशंस क्या है, आपने देखा होगा एप्लीकेशंस में, जैसे फॉर एग्जांपल एक गन है, गन से जब बुलेट फायर होता है, जनरली गन से जब बुलेट फायर होगा तो क्या होता है कि बुलेट तो आगे की तरफ भागता है। गन ने क्या किया, बुलेट पे फोर्स लगाया, तो बुलेट तो मतलब गन है, गन से बुलेट भाग गया आगे की तरफ। जैसी इस गन ने क्या किया, इस बुलेट पे फोर्स लगाया, जब फोर्स लगाया तो बुलेट तो भाग आगे की तरफ, लेकिन बुलेट भी क्या करता है दोस्तों, उतना ही फोर्स, इक्वल फोर्स क्या करता है, गन पे लगाता है। इससे गन क्या होता है, रिकॉइल वेलोसिटी गन की स्टार्ट हो जाती है, यानी गन पीछे की तरफ भागना स्टार्ट हो जाता है। और गन पीछे की तरफ जब भागना स्टार्ट होता है जनरली उसी फोर्स के साथ, तो जो गन होल्डर होता है वो जनरली गन को बहुत ज्यादा टाइटली होल्ड करके रखता है ताकि उसे कोई हार्म ना पहुंचे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि बुलेट जिस फोर्स से आगे को भागा उसी फोर्स से गन भी पीछे की तरफ रिकॉइल करता है जनरली। इसी को हम लोग जनरली गन की रिकॉइल वेलोसिटी भी कहते हैं, गन की रिकॉइल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो ये एक एग्जांपल है समझने के लिए कि भाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किस तरह से लगता है, किस तरह से काम करता है। समझ में आ गया, बुलेट इधर को भागा तो जो हमारा गन है वो अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। राइट, दिस इज द न्यूटन एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलता है। जब आप देख सकते हो कहीं आग लग जाती है बिल्डिंग्स में, तो जो फायरमैन आता है, तो जो पाइप होता है, जिस पाइप को पकड़ के फायरमैन क्या करता रहता है, जनरली पानी डालता रहता है आग पे। तो देखना उस पे फायरमैन पे एक फायरमैन ने होल्ड नहीं कर रखा होता, उसमें बहुत सारे फायरमैन होते हैं जिसने सिर्फ एक पाइप होल्ड कर रखा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पाइप बहुत ज्यादा हेवी है, इसका मतलब ये है कि जिस वेलोसिटी से, जिस फोर्स से जो है पानी बाहर की तरफ निकल रहा है, वही अपोजिट फोर्स उस पाइप पे भी लग रहा होगा। अगर किसी एक पर्सन ने पकड़ रखा होगा उस पाइप को, तो वो पर्सन को, वो जो पानी की रफ्तार है, पानी का जो फोर्स है आगे की तरफ, वो जो पीछे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है पानी, वो क्या करेगा, उस पर्सन को जनरली पीछे की तरफ धक्का दे सकता है, यानी कि वो गिर सकता है। तो इसलिए क्या है, दो चार लोग मिल के पकड़ते हैं ताकि क्या हो कि इतना ज्यादा जिस फोर्स से पानी आगे की तरफ जा रहा है, उसी फोर्स से अगर पीछे की तरफ फोर्स लगता है पाइप पर, तो वो पाइप बैलेंस बना रहे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ, आपको पता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेशन है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, या कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स लगाता है, इक्वल फोर्स लगाता है। एंड डायरेक्शन में खाली क्या होता है, अपोजिट होता है। बात समझ आ गई, क्लियर चीज। तो लिख लेते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। राइट, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देखते हैं जरा। इट स्टेट्स दैट if an object exert force on another object, exert force on another object, then the second object, another object, then the second object will also exert an equal and opposite force on first object। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि ये एक ब्लॉक है A, इसने इस ब्लॉक पे क्या किया,
फोर्स लगाया, फॉर एग्जांपल इसने इस ब्लॉक पे क्या किया, बी पर फोर्स लगाया, अगर ये इस पर फोर्स लगाता है मान लो 5 न्यूटन का, तो बी भी क्या करेगा, इस पर 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। लेकिन देखना ये अगर ए इस पर इधर को फोर्स लगा रहा है तो बी क्या करेगा, इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। यानी कि फर्स्ट क्या लिखा हुआ, इट स्टेट्स दैट इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स एंड अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट फोर्स अनदर ऑब्जेक्ट लगाएगा, देन द सेकंड ऑब्जेक्ट विल आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा। दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आ गई बात, क्लियर चीज? तो ये हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। इसको जनरली हम लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट मिलता है, यहाँ से पता है कौन सा कॉन्सेप्ट मिलता है, यहाँ से हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट मिलता है, जिसका जनरली डेरिवेशन हमें देखना होता है। डेरिवेशन उसका देखेंगे कि क्या है उसका डेरिवेशन, कैसे ड्राइव करते हैं उसको, थोड़ा सा उसको कॉन्सेप्ट लेते हुए। ये जनरली हमारा था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यही इसको समझना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो दूसरा भी क्या करेगा, फर्स्ट पे फोर्स लगाएगा। गन वाला एग्जाम्पल आपको याद है, वो याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं जनरली इसकी कुछ डेरिवेशंस के। आप इसको देख लेना, इसके डेरिवेशन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या मतलब है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, याद रखना। मोमेंटम मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रही है, दूसरी ऑब्जेक्ट भी मूव कर रही है, ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, जनरली कोलाइड कर जाता है, टकरा जाता है उससे। तो क्या होता है, दोनों चल रही थी, एक ने क्या किया, पीछे से आके दूसरे को कोलाइड। हो सकता है एक गाड़ी जा रही होती है, मतलब मान लो एक गाड़ी जा रही होती है, एक गाड़ी पीछे से एक गाड़ी आती है तेज रफ्तार से और आके धक्का देती है इसको, मतलब कोलाइड जब कर जाती है तो मतलब टकराने से पहले, कोलिजन से पहले दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल अलग थी, राइट। लेकिन कोलिजन के बाद, टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टकराता है मूव करते हुए, दोनों के पास मान लो पहले मोमेंटम था कुछ, ठीक है, दोनों जब टकराए आपस में, टकराने के बाद जो भी मोमेंटम होगा और टकराने से पहले जो भी मोमेंटम होगा वो दोनों हमेशा जनरली सेम होता है। याद रखना इस बात को, यानी कि मोमेंटम कोलिजन से पहले और मोमेंटम कोलिजन के बाद हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ये बात याद रखिएगा आप लोग, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ में आ गई बात, क्लियर है? एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है ए, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, एक और ऑब्जेक्ट है बी, ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ये इसकी वेलोसिटी मान लो इनिशियल वेलोसिटी थी यू, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, मान लो ये यू ए है, ये यू बी है, इसका मास था जनरली एम ए, इसका मास है जनरली एम बी। क्लियर चीज? अब ये दोनों क्या होता है, आपस में कोलाइड कर जाता है, आपस में ये दोनों टकरा जाता है। जब आपस में ये दोनों टकराता है तो जनरली टकराने के बाद भी ये लोग क्या है, अपार्ट होता है, बाहर मतलब दूर हो जाए एक दूसरे से, लेकिन फिर भी ये मूव करता ही रहता है। तो जब ये मूव करता ही रहेगा टकराने के बाद, मान लो तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है वी ए, फाइनल वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी बी, इसका मास तो एम ए था ही, इसका मास एम बी था ही। मास थोड़ी ना चेंज होगा टकराने के बाद, भाई मास वही रहेगा। तो जनरली टकराने से पहले यानी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद, यानी हमेशा मोमेंटम जो दोनों केस में रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आपको पता है जब ये टकराता है तो ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये भी इस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। यानी एफ ए बी हमेशा क्लियर हो इक्वल होगा एफ बी ए के। ए ने जितने बी पर फोर्स लगाया कोलिजन के दौरान, बी भी ए पर उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। समझ में आ गया? ये बात समझ में आई आपको? मतलब कहने का एफ ए बी का मतलब है ए ने बी पर जो फोर्स लगाया, दिस इज कॉल्ड एफ ए बी, ये इक्वल होगा एफ बी ए के, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? अब इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। एफ ए बी हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने क्या पढ़ा था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने पढ़ा था कि एफ ए बी यानी फोर्स का क्या होता है जनरली फार्मूला, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है, एम, अब एम ए वी ए माइनस यू ए, ठीक है, एम ए के लिए मैं ए के लिए लिख रहा हूं, एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन में टी, ये होता है भाई। ए के लिए मोमेंटम तो यही होगा, ए के लिए मोमेंटम ना वी ए माइनस यू ए अपॉन टी इनटू एम, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या कहते हैं फोर्स के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो होता है फोर्स। मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे, v माइनस अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स। ठीक है, इसी तरह से मैं इस तरफ लिख लेता हूं एफ बी सॉरी एम बी क्या होता है, एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन में टी। इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एम ए का मल्टीप्लाई वी ए से करेंगे, एम ए वी ए, जब इसको सही से लिख लो, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए बराबर इसका मल्टीप्लाई करो माइनस एम बी वी बी माइनस माइनस प्लस एम बी
यू बी। ये हम लोग डेयर कर रहे हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेरिवेशन कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को किस तरह से ड्राइव, उसके फॉर्मूला को किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं कि मोमेंटम किस तरह से कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद किस तरह से सेम होता है, ठीक है। यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट का, ठीक है। देखते हैं कैसे। अब जो u वाला टर्म है उसको एक साइड ले आओ और जो v वाला टर्म है उसको एक साइड ले आओ। v वाला टर्म यहाँ दिख रहा है आपको, तो MAVA राइट, MAVA मैंने इधर रहने दिया, a वाले v वाले को v वाला इधर ही है, इसको उठा लिया, तो ये माइनस में तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यानी MBVB राइट बराबर ये MAU इधर ले आओ, तो v वाला एक तरफ ले आया, मैं v वाला टर्म एक तरफ ले आया और u वाला टर्म एक तरफ, MAUA प्लस MBUB, ये तो इधर पहले से था ही। ये क्या आ गया हमारे पास, जनरली फॉर्मूला आ गया कि भाई देखो टकराने से पहले मोमेंटम और टकराने के बाद मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट का क्या है, बिल्कुल इक्वल। आप देख सकते हो दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं हम लोग कि कोई भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट टकराने के बाद यानी टकराने से पहले उसका मोमेंटम और टकराने के बाद मोमेंटम हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। एंड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ एक बार, यहाँ से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, गन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि बुलेट छोड़ा गया, बुलेट का मास ये है, गन का मास ये है। मैं इस पे एक न्यूमेरिकल करा दूंगा आप लोगों को। तो जनरली आप बताओ कि गन की रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगी। याद रखना हमेशा हर केस में एक बात याद रखना, जब गन वाला जनरली कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको क्या करना है, जनरली उसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी गन की और बुलेट की जीरो ले लेनी है। यानी यूए और यूबी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आपको हमेशा अगर गन की रिक्वायर्ड वेलोसिटी पता करनी है तो आपको वी भी पता करनी होगी। मैं इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसको करने का तरीका नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बता दूंगा। एक और वीडियो में इसको बनाऊंगा 9th क्लास पे, और उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल इस तरह से कैसे सॉल्व करते हैं इस चैप्टर से, वो मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को आप, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये वीडियो, ठीक है। इस वीडियो को एंड तक आप लोग अगर नहीं समझ में आया इसको बैक करके बार बार देखो। आप फिर भी कोई डाउट्स आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो आपके डाउट्स, ठीक है। और इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। 9th एंड 10th का पूरा सिलेबस में कराने वाला, 11th का भी सिलेबस मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो आप लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक देख लीजिएगा, ठीक है। और जनरली मेहनत से पढ़ाई कीजिए। अपने जो फ्रेंड्स आपके आप उसको भी क्या कर सकते हो, जनरली इनवाइट कर सकते हो, बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो कि आप यहाँ से पढ़ो। बिकॉज कोई कुछ है कि नहीं पढ़ पा रहे, बहुत परेशान की वजह से नहीं पढ़ पा रहे, कुछ लोग परेशान है इस चक्कर में, तो उनको एक जेन्युइन साइट, जेन्युइन चैनल नहीं मिल पा रहा है, जेन्युइन टीचर्स को समझ, सबको सबसे समझ में नहीं आता दोस्तों, ठीक है। तो आप उसको शेयर कर सकते हो, उससे बता सकते हो। इस तरह से आप सब लोग जो है मेहनत से पढ़ो। मैं आपको इस तरह से लेके चलता रहूँगा। 9th 10th हर क्लास के सिलेबस को मैं पूरा करता रहूँगा। एंड मैं मेहनत कर रहा हूँ, इस तरह से आप भी मेहनत करो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।